नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 259वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे इस खास कार्यक्रम यानी कि दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो टीवी और साथ ही दोनों कॉम्बिनेशन में अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां खबर आपको सुनाई जाएगी आपके मतलब की, और दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, क्योंकि यह है दिल्ली वाला रेडियो टीवी और दिल्ली की गतिविधियां जिन पर बारीकी से हम रखेंगे नजर और बताएंगे आपको। तो दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक आपके सामने रखेंगे। खबर सीधे आपके मतलब की, तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न की, यानी कि आईटीआर। प्रिया, सबसे पहले बात आईटीआर की करें तो आपने आईटीआर फाइल किया अभी तक? देखिए, आज आखिरी दिन है, अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब फिलहाल आईटीआर को लेकर बात अगर करें ना प्रिया, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि बिजी शेड्यूल के चलते आईटीआर जो है फाइल नहीं कर पाए। तो बात अगर की जाए तो आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, एक दिन को आगे बढ़ाया गया। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो परेशान मत होइए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत मिल गई है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अब जो डेडलाइन बढ़ गई है। तो वहीं अब बात अगर करें तो सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब असेसमेंट ईयर यानी कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स यानी कि आयकर रिटर्न भरने के लिए समय सीमा 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिए। और मैं आपको सच बताऊं, कल आईटीआर नहीं भरी थी। आज मुझे लगता है कि मुझे इस कार्यक्रम के बाद तुरंत आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उसके बाद पेनल्टी लगे, नोटिस मिले। ये होता है, आपके साथ हुआ है प्रिया कभी ऐसा? ऐसे ना आप नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरफ से बात कही जा रही है। बहुत लोग तो कह रहे थे भाई मुझे डर लग रहा है, मैं करूं या ना करूं, और कुछ लोग तो बोल रहे थे भाई मैं तो इंतजार करता हूं कि आखिरी दिन आए और उसके बाद मैं आईटीआर भरूं। और आज आखिरी दिन आ गया और कुछ लोग तो बोल रहे चलो अच्छा हुआ कि एक दिन बढ़ा दिया गया है, नहीं तो हमने भरा ही नहीं था। वो तो है। अब ऐसे में आईटीआर भरने के बाद ना यहाँ पर रिटर्न की सबसे ज्यादा एक वो दरकार रहती है लोगों को कि हम आईटीआर फाइल करेंगे उसके बाद रिटर्न मिलेगा। और बात अगर करें, आज आखिरी दिन है, एक दिन बढ़ा दिया गया है। हर साल में आईटीआर दाखिल अगर आप करते हैं तो अच्छी बात आपके लिए। पहले ये तारीख 15 सितंबर तय थी। हालांकि सबसे पहले आईटीआर फाइल करने की जो डेडलाइन थी वो 31 जुलाई 2025 थी और हर साल 31 जुलाई ही होती है, जिससे पहले ही बढ़ा दिया गया था। अब ऐसे में आयकर विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट अब एक दिन और बढ़ा दी गई। और ये कदम उन टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए उठाया जिन्होंने इनकम टैक्स यानी कि ई फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण रिटर्न भरने में परेशानी उन्हें हो रही थी। क्योंकि प्रिया, जब आखिरी दिन होता है ना किसी भी चीज़ का, तो चाहे बात वेबसाइट्स की हो, चाहे बात किसी भी चीज़ की कर ले, जब आखिरी दिन होता है तो जो ट्रैफिक है वो बेहद ज़्यादा देखने को मिलता है। मेरा मतलब यहाँ पर साइट पर है, क्योंकि हमें बोल देते हैं कि साइट पर ट्रैफिक बेहद ज़्यादा है, साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, आप आईटीआर जो है वो आज फाइल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए भी परेशानियाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो तकनीकी खामियाँ हुई हैं ना कल, क्योंकि मैंने भी कल ये कोशिश की थी कि आईटीआर में फाइल कर दूं ताकि मुझे तमाम तरीके के जो अनदर टैक्सेस हैं, नेसेसरी टैक्सेस, जो एक बोझ आन पड़ता है आपके पास, आपको जो तमाम टैक्सेस है वो आपको पे करने पड़ते हैं, पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है, तो वो मैं सोच रहा था कि वो ना करना पड़े। लेकिन साइट इतनी बिजी चल रही थी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईटीआर कल फाइल नहीं किया। तो आप आज फाइल कर सकते हैं, तो परेशान मत होइए, एक दिन आपके लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आज भी अगर फाइल नहीं की तो हम गारंटी नहीं लेते हैं कि कल बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है वसंत। जिस तरीके से आपने बताया कि कल साइट बिजी चल रही थी, एक मैं जिक्र करना चाहूंगी एक बात का, मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि बहुत लोग हैं कि वो आखिरी दिन का इंतजार करते हैं कि आखिरी दिन आए और उसके बाद हम फाइल कर देंगे। पर जिस तरीके से कल साइट बिजी हुई और बहुत लोग नहीं भर पाए, अब लोग बोल रहे हैं कि चलो भाई अच्छा है कि एक दिन बढ़ा दिया गया, नहीं तो भर ही नहीं पाते। और बहुत लोग ऐसे भी है उनको पता ही नहीं है कि इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ये है क्या जी। अब आईटीआर फाइल करने का एक जो फायदा है ना प्रिया, वो सबसे ज्यादा फायदा ये है। देखिए, अब क्योंकि सरकार की नजरों में अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वो तमाम आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो एक टैक्स पेयर को मिलते हैं। और उसके बाद आयकर जो
होती है, जैसे यानी कि आयकर विभाग होता है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि अगर आप हर साल ITR भर रहे हैं तो इनकम टैक्स की नज़रों से आप दूर रहते हैं कि ये ITR क्यों नहीं भर रहे, क्योंकि ना जो ITR नहीं भरते हैं इनकम टैक्स की एक थर्ड आई उन पर रहती है हमेशा। लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि ITR हम नहीं भर रहे हैं तो बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है, तो उस मॉनिटरिंग से आप बच जाते हैं। तमाम आपको बेनिफिट्स ITR पे करने के मिलते हैं और न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो सरकार के न्यू टैक्स रिजीम है ना वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज के समय में है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। और यहाँ पर बात अगर आयकर विभाग की करें तो क्योंकि ना अब उनकी तरफ से भी बताया गया है, बसंत मैं बता देती हूँ उनकी तरफ से क्या कहा गया है। उनकी तरफ से कहा गया साफ तौर पर कि ई फाइलिंग पोर्टल पर जरूरी अपडेट और बदलाव करने के लिए 16 सितंबर को रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस किया जाएगा। ITR फाइल करने की तारीख एक दिन और भी बढ़ा दी जाए, मतलब बढ़ा दी गई है। आपको पता ही है कि आज जो है एक दिन और बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एक दिन और बढ़ा दी जाएगी। हाँ। वो आई जाता है जुबान पे जो हमारे दिल में होता है। ऐसा होता है कि भाई कल नहीं बढ़ा आज हो जाएगा, तो बहुत बार होता है कि चलो भाई आज नहीं भरते हैं कल भर देंगे, आज बिजी है, क्या पता बढ़ जाए डेट। और बात कर लेते हैं आगे भी, लेकिन विभाग ने सभी से अपील की है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय रहते भर दें ताकि आखिरी समय पर तकनीकी दिक्कतें ना आए, क्योंकि कल भी देखने को मिला था जो लोग इंतजार करते हैं भाई हम तो आखिरी दिन भरेंगे, जल्दी आखिरी दिन आए और लोग भर लें उसके बाद, फिर कल भी देखने को मिला था तकनीकी खामियां। और आज ऐसा मत करना कि भाई हम आखिरी दिन है आज भर लेना समय रहते, ये ना हो कि भाई कल क्या पता डेट बढ़ा दी जाए। गारंटी हम नहीं लेते हैं Exactly. कि कल बढ़ाई जाएगी डेट या नहीं, वो उसके पेनल्टी के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे भाई साहब। और आज आखिरी दिन है, भर लीजिए। और इसका एक और, क्योंकि ITR फाइल करने के बाद ना लोगों को रिटर्न की जो है एक बहुत बड़ी दरकार रहती है, रिटर्न आएगा, रिटर्न ITR फाइल करने के बाद रिटर्न भी मिलता है प्रिया। और कभी कभी ये रिटर्न लेट हो सकता है, उसके तमाम कारण हो सकते हैं, क्योंकि 15,000 तक का जो रिटर्न है कभी कभी हम देखते हैं 1 से 1.5 घंटे में प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आपका रिटर्न जो है वो इससे ज़्यादा है तो हो सकता है कि इससे टेक्निकल खामी के चलते, क्योंकि जब रिटर्न ज़्यादा होता है तो ये भी हो सकता है कि आपको प्रोसेस होने में देरी का सामना करना पड़े, आपका रिटर्न देरी से आए। अगर उसके बाद भी जो आपका रिटर्न नहीं आया है या फिर आने में देरी होती है तो उसके बाद आप इनकम टैक्स विभाग की जो वेबसाइट पर जाकर अपने ITR की जो डिटेल्स है जो आपने भरा है उसको फिल कर सकते हैं और अपने रिटर्न की जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो हमने बताया कि ITR भरने की लास्ट डेट जो है वो एक दिन बढ़ाई गई, जिसके तमाम बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। इसके साथ अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रिया हमने देखा कि ITR भरने को लेकर लोगों को एक बहुत कंफ्यूजन भी थी और हमारा फर्ज भी बनता है भाई कुछ अच्छा हुआ है तो दिल्ली वालों को बता दिया जाए, क्योंकि हमारे दिल्ली वालों ने अगर नहीं ITR भरी और उसके बाद ये कहा कि भाई हमें तो अपडेट ही नहीं थी इसमें कि बढ़ा दी गई, देखिए बसंत और दिल्ली वाले हमारे इस खास कार्यक्रम का इंतजार भी करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अनोखे अंदाज में खबरों को पेश करते हैं उनके सामने, और जो भी बड़ी खबरें होती है, अहम खबरें होती है लोगों के लिए, वो हम जरूर पेश करते हैं। तो इसी बीच राजधानी दिल्ली में जो चर्चा है, तड़कती भड़कती गर्मा गर्म चर्चा है 200 चुनाव की, और इस 200 चुनाव के बाद मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए जब छात्र, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में एक चुनावी माहौल होता था, चुनावी रंग होता था, हम भी सोचते थे पॉलिटिक्स में जाएंगे, पॉलिटिक्स इतनी अच्छी है उतनी अच्छी है। तो 200 चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है, मुकाबला हो चुका रोमांचक, ऐसे में तमाम छात्र संगठन अपनी पूरी ताकत झोंक के बैठे हैं। 18 सितंबर को मतदान होना है प्रिया। बिल्कुल बसंत, देखिए बात कर लेते हैं, इससे पहले भी अब डीयू में पूरी सरगर्मी अब तेज हो चुकी है और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। मैं लास्ट चुनाव का जिक्र करना चाहूंगी। बात अगर मैं 2024 की करूं तो NSUI ने जीत दर्ज की थी, आपको भी पता है। उससे पहले ABVP ने की थी। बात अगर 2020 की करें तो भी ABVP की तरफ से की गई थी। अब सवाल ये होता है, ABVP तो मजबूत रही है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बसंत, सवाल ये हो जाता है, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सरगर्मियां तेज हो चुकी है, सभी पार्टियां उतर चुकी है भाई, और प्रचार आपको कॉलेज के दिन याद आए, आपने भी जिक्र किया, तो आपको याद होगा जब चुनाव होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स की मौज आ जाती है। अरे बहुत अलग अलग देखने को मिलता है, एक अलग ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट हर एक पार्टी आती है आपके पास कि भाई चलो यहाँ चलते हैं, वो चलते हैं, अच्छा आपका ये काम है, हम कराते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं भाई ये चुनाव जल्द आए और हमारे मजे अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की तो चांदी चांदी चुनाव में कोई भी काम अगर आपका अटका पड़ा है तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जो अभी तक बने नहीं है लेकिन बनने की रेस में, लेकिन वो फिर भी रिएक्ट उसी तरीके से करते हैं। मुझे अपने टाइम का चुनाव याद आता है, मैंने खालसा से स्टडी की है, जिस टाइम पे चुनाव होता था तो एक अलग ही ट्रीटमेंट मिलता था। बच्चे तैयार हो जाते थे, हम सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब हमें एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, हमें अपनी अपनी चीजें मिलती है। एक जिक्र करती हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई अब
चुनाव है, हमें फायदा तो मिलने वाला है। वो बोलता है कि पिछले चुनाव की बात मुझे याद है, मुझे पूरी क्रिकेट जो किट होती है, आपको पता होगा, आप लड़कियों ज्यादा खेलते वेलते होंगे, कहता मुझे पूरी दी गई थी। मैंने बोला भैया मेरा ये फॉर्म नहीं भरा। भैया बोला जाता है, आपको पता होगा जी चुनाव उनाव लड़ते हैं, कि भैया मेरा ये नहीं हुआ। उसने क्या कहता कि मेरे पास आया, उसने मेरे से मेरी चीजें ली, खुद खिड़की पे गया, उसने पूरा काम करके मुझे दिया। कहता इससे अच्छा क्या होगा। हाँ जाहिर से, और इसी चीज का तो इंतजार रहता है दूसरे चुनाव में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव बेहद ज्यादा रंगीन होता है। अब तो भाई साहब मुख्यमंत्री की एंट्री हो चुकी है, मुख्यमंत्री की एंट्री जब से हुई है तब से लगातार राजनीतिक परवान चल रही है। और एक और बात यहाँ पर, पिछले कुछ समय में दूसरे चुनाव में अब की बार ये देखने को मिला कि राजनीतिक साजिशें लगातार देखने को मिली। पहले आम आदमी पार्टी, एक चीज बोलना चाहूंगी, कलाकार भी उतर चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। और देखा होगा आपने मासूम वही तो शर्मा, वही तो एक रंग जमाने का काम करेंगे इस दूसरे चुनाव में। और मैं राजनीतिक तौर पर बात कर रहा था प्रिया, क्योंकि दूसरे चुनाव में इतनी राजनीतिक साजिशें मुझे लगता है पहली बार, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ताल्लुकात रखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि छात्र संघ में वो अपने समय में बेहद सक्रिय रही। और उसके बाद बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब जो सेंट्रल पैनल है उसमें चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यानी कि टक्कर जो है वो एबीवीपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संघ है एबीवीपी उसके बीच में, और साथ ही कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों 1 by 1 1-on-1 मुकाबला है। और आम आदमी पार्टी जो कॉलेजेस में चुनाव मैदान में तो है, लेकिन सेंट्रल पैनल में नहीं है। उसका कारण यह है, उनके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे कमल तिवारी, उन्होंने ये बात सुनने में आई थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार को, एनएसयूआई को भी होता है, बीवीपी को भी होता है कि एक पार्टी अब हट गई है, सीधा सीधा फायदा तो होता है बिल्कुल, उनको। वरना वोट काटने का काम करती है आम आदमी पार्टी। ऐसा भी हो सकता था, और भाई क्या पता, मुझे लगता है ना आम आदमी पार्टी को आई जाना चाहिए था चुनाव मैदान में। क्या 3 by 3 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, अब 2 पार्टियां चुनावी मैदान में मुख्य तौर पर जो सेंट्रल पैनल उसमें देखने को मिलेंगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी और साथ ही एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस की छात्र इकाई जो है। अब ऐसे में ड्यू कैंपस में नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है साहब, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने छात्रों को नेता बनाना तो सब चाहते हैं, तो नेताओं तो आएंगे ही। तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में प्रचार के लिए अब यहां पर प्रिंटेड सामग्री पर रोक के चलते सोशल मीडिया सियासी रण बन चुका है। अब ऐसे में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने एबीवीपी के लिए चुनाव प्रचार किया है। प्रिया देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रिंटेड सामग्री पर रोक लगा दी गई है, पर इस पर भी अब राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, एनएसयूआई की तरफ से, कि भाई एबीवीपी तो कर रही है, आप उसको तो कुछ नहीं कह रहे हो, आप हमें ही क्यों कह रहे हो भाई, हमारी क्या गलती है, हम भी कर लेते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, आप उनको भी रोको। और मुझे लगता है कि जब कोई चुनाव आता है ना, अब दूसरे चुनाव में तो भाई अगर ये ऐसे जो प्रिंटेड सामग्री है उस पर अगर रोक लगेगी तो कैसे प्रचार प्रसार होगा, है कि नहीं। अब साथ ही बॉलीवुड स्टार संजय दत्त ने भी एबीवीपी के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रिया अब आगे आप बताएं। बिल्कुल, आगे बात कर लेते हैं। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के साथ दिल्ली दीपेंद्र से याद आया, आपने दीपेंद्र कहा गलती से, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा साहब वो भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं एकदम से उनका वीडियो। हाँ, क्योंकि आपके जुबान पे इसलिए आया होगा ना, क्योंकि कल उनका एक बयान सामने आया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहते हुए नजर आए, वो कहते हुए नजर आए एनएसयूआई के जो आपके कैंडिडेट है अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, और साथ ही राजनीतिक षड्यंत्रों की बात भी उन्होंने की। तो यहाँ पर जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के यहाँ पर मिरांडा हाउस कैंपस, लॉ सेंटर यानी कि सीएलसी और हिंदू कॉलेज का दौरा उन्होंने किया, चुनाव प्रचार किया। सभी करते हैं, करना भी चाहिए। हम बात कर रहे थे दीपेंद्र हुड्डा जी की, और हो गई है बात, शुरू कर लेते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए हैं, और सभी दिग्गज प्रचार प्रसार खुलकर कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है भाई, चुनाव होता है। और दूसरा चुनाव हो तो एक अलग ही क्रेज होता है, कॉलेज वालों के लिए तो होता है, और किसी के लिए चुनाव का क्रेज मुझे लगता है अलग इसलिए भी है क्योंकि देखिए अब जो युवा नेता है ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक युवा नेता है, और जब भी कोई छात्र राजनीति से निकलकर एक प्योर पॉलिटिक्स में एंटर करता है, उसके बाद जब छात्र चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं नेताओं का अपना एक समय याद आता है। वो कॉलेज का समय जब चुनाव प्रचार किया करते थे, वो कॉलेज का समय जब गाड़ियों में चलते फिरते बच्चों से बात करते, भाई कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं है, कोई दिक्कत, जैसा कि अभी आपने बताया कि कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम समाधान करेंगे। अब ऐसे में वोट आप उनको दें या ना दें, लेकिन समाधान आपका पहले वो फिर भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे पार्टीज भी देखने को मिलती है, आप समाधान तो छोड़ो, जब चुनाव आते हैं तो देखो प्रचार प्रसार हर
हर कोई करता है। प्रचार होता है, वोट तो चाहिए भाई, अब स्टूडेंट को स्पेशल फील भी करवाया जाता है कि चलो पार्टीज होती हैं, स्टूडेंट ही डिसाइड करते हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। और यहाँ तक कि रिक्शे वाले कॉलेज के बाहर आते हैं और आपको उठा के लेके जाते हैं, आपको कोई किराया नहीं देना, पार्टी में कोई पैसे नहीं देना, कहाँ लेके जाते हैं उठा के प्रिया? अरे मैंने पार्टीज की बात की बसंत। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप भी पढ़े हैं, शायद मैं भी पढ़ी हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हूँ, लेकिन दूसरे चुनाव को मैं लगातार मॉनिटर करता मैं हूँ। पर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, जब चुनाव होते थे तो कॉलेज के बाहर रिक्शों की लाइन होती थी और हम बैठते थे और जाते थे। मुझे लगता है प्रिया को इंतजार इसलिए होगा क्योंकि रिक्शा का किराया भाड़ा नहीं देना पड़े और साथ ही बसंत सबसे बड़ी बात, पार्टी में फुल मौज करनी है और वोट तो हमें अपने मन से ही देना होता था और जाते थे हम सबकी पार्टी में, ये नहीं कि भाई इसी की पार्टी में जाना है, सारी पार्टीज की हम पार्टी में जाते थे, चाहे NSUI हो, ABVP हो। हाँ तो ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है, मैं ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, हालांकि डूसू चुनाव मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होते थे तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे स्पेशल बोला गया था, आपको गाड़ी चाहिए तो आपको गाड़ी मिलेगी, आपको अगर डिपार्टमेंट में एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो वो मिलेगा, गाड़ी आपको हॉस्टल से लेकर आएगी, हॉस्टल से हॉस्टल तक छोड़ के आएगी। अगर इतना ट्रीटमेंट दे रहा है अब ऐसे में कोई भी दल, और वो तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात है, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्शन से सुर्खियों में रहता है, वो हमने दर्शकों को भी बताया, डूसू चुनाव। तो हो सकता है कहीं अब ऐसे में 18 तारीख को मतदान है, उससे पहले राजनीतिक जो गलियारे हैं पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए इस डूसू चुनाव को लेकर, तो डूसू चुनाव को लेकर एक अहम बात ये भी होती है प्रिया, छात्र जो है वो इंतजार करते रहते हैं। बिल्कुल बसंत, आपने बोला छात्र इंतजार करते रहते हैं। मेरे को एक और बात याद आई, जब प्रेसिडेंट बनते हैं ना तो छात्रों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। जिसकी हम बात करें, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैंटीन हो गई, बहुत चीजें होती हैं जो इनके मुद्दे होते हैं कि भाई जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो तुम्हारी कैंटीन अच्छी कर दी जाएगी, जो है क्लासेस में AC लगा दिए जाएंगे, तो उम्मीदें होती है। मैं लास्ट चुनाव की बात करूं, रौनक खत्री NSUI से प्रेसिडेंट बने थे और काफी विवाद भी देखने को मिला था। आपको याद होगा AC को लेकर ही हुआ था, क्लासरूम में क्या कहते हैं गोबर पो दिया गया था, टीचर की तरफ से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि भाई गोबर लीपते हैं, इससे जो है रूम ठंडे रहेंगे। तो वहां पे जाके टीचर मतलब जो प्रिंसिपल था उसके रूम में गोबर लीप के आया था कि अब ये भी रूम ठंडा रहेगा। तो बस स्टूडेंट्स को एक उम्मीद होती है कि भाई हम प्रेसिडेंट चुनते हैं, वो हमारी आवाज उठाएंगे, हमारे लिए खड़े रहेंगे। ये तो बात है। तो डूसू चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार जारी है, जैसे ही अपडेट मिलती रहेंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो ये तो बात डूसू चुनाव की हमने आपको बताई, जो बेहद ज्यादा जरूरी थी। दिल्ली में रहते हुए डूसू चुनाव नहीं जाना तो जाना क्या। तो दिल्ली में लगातार अब सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं प्रिया, और कल मैं आ रहा था, मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ और मैंने देखा बेहद ज्यादा क्रिटिकल और अस्पताल में। आपने बोला हादसा हुआ, आपने कल एक जिक्र किया था, आप ऑफिस आए थे, आपने मुझसे बोला था। नहीं, मैं बताना चाहूंगी, कल बसंत आया ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर ही, बसंत बोलता कि मैं बाइक पे आ रहा था, सामने से एक गाड़ी आई और मैंने ब्रेक मारी, मेरा बैग मेरे सर के ऊपर गया और मैं आगे। वो मेरी गलती नहीं थी। इस तरीके के हादसे बहुत देखने को मिलते हैं, तो कुछ गंभीर भी हो जाते हैं। हाँ, पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सबसे भागती हुई है, आपने भी नोट किया होगा। हम मेट्रो में जाते हैं तो भाई लोग सीढ़ियों से भाग रहे हैं, गेट पर खड़े हो जाते हैं कि भाई सबसे पहले हम भागे। और तो हम सड़कों की बात करें क्योंकि हम हादसों की बात मुझे लगता है तुम गिरी हो प्रिया शायद बहुत बार। बसंत आप भी गिरे होंगे। सड़क हादसे तो भाई हमारे सबके साथ होते हैं। बिल्कुल, तो सड़क हादसे दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में हो रहे सड़क हादसों के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। अब ऐसे में बात अगर करें तो ये चौंका देने वाले इसलिए क्योंकि देश की राजधानी में ही सड़क हादसों में पूरे देश में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। और दिल्ली पुलिस ने इस साल जनवरी से मई के बीच में सड़क दुर्घटनाओं के 2235 मामले दर्ज किए। इन हादसों में 577 लोगों की जान गई। ये गंभीर है बिल्कुल, क्योंकि सड़क हादसे में अगर आपकी जान बच जाती है तो वो आपके लिए एक सीख होता है, लेकिन सड़क हादसे में जब किसी की जान चली जाती है तो हम ये जानते हैं कि परिवार कितने परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली की सड़कें हर रोज औसतन 4 लोगों की जिंदगियां ले रही हैं। बिल्कुल बसंत, देखिए जिस तरीके से आपने बताया बिल्कुल गंभीर हो जाता है कि किसी के परिवार का कोई भी चला जाता है। मैं एक हादसे का जिक्र करना चाहूंगी, अब मैं अपनी आप बीती बताना चाहूंगी। अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, मेरी पूरी फैमिली मौजूद थी। कहते हैं ना किसी की जल्दी की वजह से किसी की जिंदगी चली जाती है। आप तो भाई जल्दीबाजी में चल रहे हो कि मुझे वहां पे जल्दी पहुंचना है, आप साइड मार रहे हो, आप देख नहीं रहे हो भाई कि बात है। किसी की जान जोखिम में जा सकती है। मेरा पूरा परिवार मौजूद था और गाड़ी चल रही थी रोड पे। मैं बात करूंगी चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ लेन वाले का ये पूरा मामला, शाहबाद एरिया आपने सुना होगा।
तो गाड़ी चल रही थी भाई और एक ट्रक वाला आता है, फुल तेज स्पीड में था। और आपको पता है कि ज्यादातर जो हादसे हैं अगर हम हाईवे की बात करें तो वहां पर ट्रकों की वजह से ही होते हैं। तो ट्रक वाले ने हमें टक्कर मारी और गाड़ी ऐसे, और मैंने अपनी जो मौत है बिल्कुल नजदीक से देखी थी भाई। और जो जिंदगियां चली जाती है मैं उनके बारे में सोचती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी मौत ऐसे देखी तो मैं खुद अपने भाई को ऐसे बोल रही थी, बिल्कुल रियल, हमारी गाड़ी ऐसे वो पलट रही और मेरे को ऐसा हुआ, मैंने 5 मिनट तक आंखें नहीं खोली, मुझे लगा कि भाई मैं तो गई। मेरे घर वाले मुझे ऐसे कर रहे हैं, आंखें खोलने का मन भी नहीं करता होगा बसंत, आपको मैं क्या बताऊं, आंखें खोलना तो छोड़ो, समझ ही नहीं आता कि होने क्या वाला है। तो वहीं अब 4 लोगों की जिंदगियां औसतन एक दिन में चली जाती हैं। रविवार को अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारे से बाइक पर लौट रहे थे सरकारी अधिकारी नवजोत सिंह, सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में दोपहिया वाहन खासतौर पर असुरक्षित रहते हैं, और यानी कि दोपहिया वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, बाइक का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। और बाइक अगर आप चलाते हैं तो संभल कर चलाएं, अपनी गति को इतना ज्यादा न रखें ताकि कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, कोई भी आकस्मिक परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आपका वाहन रुक जाए, क्योंकि आपका वाहन नहीं रुका तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक ब्रेक लग जाए, या तो आप बेड रेस्ट पर जाएंगे या फिर भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए। इसलिए अपने वाहन को संभल कर चलाएं, ये आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है। गति को धीमा रखें, गति को ज्यादा तेज न होने दें, आप खुद को भी सिक्योर रखेंगे, सामने वाले को भी सिक्योर रखेंगे। तो हमारी अपील है आपसे, तय गति के अनुसार ही वाहन को चलाएं। तो ये तो बात थी। अब सड़क हादसे किस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों को जागरूक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सतर्क भी रहें। तो प्रिया, पिछले कुछ दिनों से ना मैं देख रहा हूँ कि क्लाउड बर्स्ट की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बन रही हैं, बादल फट रहे हैं, बादल फटने के बाद त्राहिमाम मच रहा है, और काफ़ी एडवेंचर में, मतलब हम तो यहाँ पर दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कितना एडवेंचरस होता होगा। तो एक क्लाउड बर्स्ट की घटना सामने आई है। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला मैं चाहूंगा प्रिया आप मुझे बताएं, क्योंकि ताजा मामला जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूं, क्योंकि अभी फिलहाल ना क्लाउड बर्स्ट को लेकर जब मैं अपडेट पढ़ रहा था तो मेरा नेट बंद हो गया, तुरंत मेरा नेट चला नहीं उस समय। देखिए बात कर लेते हैं इसको लेकर भी ना। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने की वजह से हुआ है। आपको बता देते हैं जहां सशस्त्र धारा कार्ली गार्ड में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ, नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जिससे अब नदी नाले उफान पर देखने को मिल रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नजदीकी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी अब आपदा देखने को मिल रही है। बसंत मैं बात कर लेती हूँ अभी आखिरी कुछ दिनों की, 1-2 महीने की, आपने खबरें पढ़ी होंगी, आप डेली खबरें पढ़ते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बादल फटे, थराली में बादल फटा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको चंबा याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, चंबा में मंडी और चंबा कितनी त्रासदी हुई थी, घर बह गए थे, लैंडस्लाइड देखने को मिला था, यहाँ तक कि सड़कें बाधित हो गई थी, नेटवर्क खत्म हो गया था, लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि हमारे घर वाले सुरक्षित हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सहस्त्र धारा के नजदीकी इलाकों में अब आपदा का एक असर देखने को मिला है। इसी वजह से यहाँ पर बात अगर करें तो सलोना मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध हो चुका है। यहाँ पर सहस्त्र धारा में आधी रात को बादल फटा, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। सहस्त्र धारा के साथ यहाँ पर डोईवाला में भी भारी बारिश के चलते यहाँ पर लाल तप्पड़ में देहरादून हरिद्वार हाईवे का जो पुल है, यानी कि जाखन नदी की जो पुल है वो पूरी तरीके से बाढ़ में समाता हुआ नजर आया। अब ऐसे में बात अगर करें, इससे पहले उत्तराखंड के धराली में, जैसे कि जिक्र मैंने किया, धराली में भूस्खलन के चलते भारी नुकसान हुआ था, और हिमाचल के कुल्लू, चंबा और मंडी जैसे पहाड़ी इलाकों में अचानक भारी बारिश, नदी नालों का उफान लोगों को किस कदर परेशान कर देता है कि मकान दुकान सब लबालब हो जाते हैं या फिर मकान बाढ़ की चपेट में आकर मलबे में बह तक जाते हैं। संपत्ति पर खतरा बनकर टूटती है ये बाढ़ और बारिश। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बादल फटते क्यों हैं? दरअसल बादल फटना एक अत्यधिक मौसमी घटना होती है जो कि पहाड़ी एरियाज में ज्यादा होती है। जब सीमित क्षेत्र में बहुत ही कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है तब ये घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है, यानी कि वायुमंडल में अत्यधिक नमी अचानक एक जगह पर जमा हो जाए और उसके बाद जब किसी भी बादल में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी जो है फुलफिल हो जाती है, उसके बाद बादल फटने की घटना देखने को मिलती है। तो ये जो घटना है वो बादल फटने की देखने को पहाड़ी एरियाज में मिलती है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रिया, मैदानी इलाकों में जो है वो एक प्रोबेबिलिटी चांस कम होता है। आपने कभी अपनी आंखों से बादल फटते हुए देखा है क्या? नहीं, बस मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा है। जिस तरीके से हम खबरें पढ़ते हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, हम बात कर लेते हैं अभी जिस तरीके से सीरियस टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हम तो अभी देख रहे हैं कि बादल फट रहा है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, पर जो लोग वहां पर रहते हैं ना, देखा जाता है कि सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन चंबा की मैं बात करी थी, चंबा में उनकी फैमिली थी, मेरा एक फ्रेंड है, वो 7 दिन तक परेशान रहा था। उसकी मम्मी पापा वहां पे थे, वो यही बोल रहा था कि भाई मेरे फैमिली वाले कैसे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है आखिर क्या हो रहा है। ये चीजें देखने को मिलती ही हैं। तो आप अगर पहाड़ी एरियाज में रहते हैं तो अपनी पहले तैयारी करके रखें। अगर आपके पहाड़ी एरियाज में इस तरीके की कंडीशन रहती है तो कम से कम अपने घर वालों के संपर्क में लगातार रहें और ऐसी आकस्मिक परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अब 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये वो समय होता है जब पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर अपने घरों से निकलता है और ऑफिस की तरफ बढ़ता है। और पेट्रोल के जो दाम है, क्योंकि पेट्रोल आज मैंने फिल करवाया 94 रुपये 77 पैसे। जब राजधानी दिल्ली में मैंने प्रति लीटर दाम देखा तो मेरे को लगा कि इसमें क्या पता थोड़ा सा पानी मिक्स करके अगर चला लूँ तो हो सकता है कि थोड़ा किफायती पड़ जाए। पेट्रोल के दाम राजधानी दिल्ली में 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम बता दीजिए प्रिया, क्योंकि आपकी गाड़ी में शायद डीजल डलता है, सीएनजी डलती है, मुझे पता नहीं। देखिए जिस तरीके से डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसका सीधा असर तो भाई अब जेब पे देखने को मिल रहा है। 67 रुपए कुछ हो चुका है और सीएनजी 67 रुपए नहीं, कुछ हो चुका है। 67 रुपए नहीं प्रिया, 67 तो पैसे हैं, 87 रुपए है। हाँ, 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। और यहाँ पर जो मेरी सहयोगी प्रिया है वो इस समय ये प्रयास कर रही है कि 67 रुपए हो जाए। ये एक कल्पना है जो आपकी जुबान पर आ गई, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं माफ कीजिएगा। और सीएनजी के जो दाम है वो 76 रुपए 59 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो सीएनजी वालों की चांदी है, सीएनजी वाले अपने अलग मिजाज में चलते हैं। और सोने चांदी के दाम भी अब इसी के साथ लगातार आपको बता देते हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम तो हमने आपको बता दिए। सोने के दाम है 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के हिसाब से। चांदी के दाम बताइए प्रिया। 1,32,300 रुपए हो चुके हैं। अब चांदी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है भाई, दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और अब तो ये होता है कि भाई चांदी सोना खरीदना है तो उससे पहले अपनी जेब पर देखना है कि हमारे पास इतना पैसा है भी या नहीं भाई। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल आपने सही कही। एक बार जेब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर आप अपनी किफायत चाहते हैं तो दाम तो कम नहीं करा सकते, सोने के तो ग्राम ही कम कराने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए, ये तमाम खबरें हमने आपको बताई, तमाम मेन खबरें थी हमारे इस कार्यक्रम में। और तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। समय की कमी के चलते इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।